हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह मंच पूरी तरह से समर्पित है लोकसभा द्विभाषीय परीक्षा के ओरिजिन टेस्ट के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह परीक्षा अब काफ़ी नज़दीक आ रही है, इसीलिए आप लोगों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप इस परीक्षा के लिए काफ़ी गंभीरतापूर्वक तैयारी करें। इस मंच में थोड़ा आज के इस सत्र में कुछ बदलाव लाए गए हैं। बदलाव कुछ इस तरह से है, जिस तरह से आपके परीक्षा में रियल एग्जाम में क्या होगा कि 7 आपको शीर्षक मिलेंगे हिंदी के लिए, और 7 शीर्षक मिलेंगे आपको अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी ओरेशन के लिए। और 7 शीर्षकों में कोई एक शीर्षक आप अपना पसंदीदा चुनिएगा, और उसी शीर्षक पर आपको 3 मिनट तक बोलना है। क्या प्रारूप होना चाहिए, किस तरह का आप उसमें विषय वस्तु को डालेंगे, विषय सामग्री किस तरह की होनी चाहिए, आप शुरुआत कैसे करेंगे, आप अंत कैसे करेंगे, इन सब बातों पर विचार करने के लिए आपको लगभग 15 मिनट का समय वहां पर मिलेगा। यहाँ पर भी आपको उससे कहीं ज़्यादा समय मिलेगा। आप लोगों को जो भी आपका दौर चलता है, तो उसमें आपको अच्छे खासे समय मिलते हैं, और उस समय में आपको यह तय कर लेना है कि कौन सा शीर्षक आपके लिए उपयुक्त रहेगा बोलने के लिए। तो फ्रेंड, हम लोग इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मीना जी को कि मीना जी, आप इस हिंदी राउंड के लिए आप तैयार रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको टॉपिक्स में दे दे रहा हूँ। टॉपिक आपको चुन लेना है। टॉपिक्स जो है आज का, मैं कुछ अन्य लोगों को भी ऐड कर लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को टॉपिक दे देता हूँ। 7 टॉपिक्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। 7 टॉपिक्स में कोई एक टॉपिक को आपको चुन लेना है हिंदी ओरेशन के लिए। सबसे पहले हिंदी हम लोग लेंगे। आपको मिल गया, टॉपिक्स मिल गए हैं सारे। मैं बता दूं कि टॉपिक्स कौन कौन सा है। पहला है टॉपिक, इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। आई एम सॉरी, डेमोक्रेसी इकोनॉमी की जगह पर आपको डेमोक्रेसी लेना है। और दूसरा जो टॉपिक है वह है इंडियाज विजिट टू यूएस विल ओपन अप अ न्यू चैप्टर फॉर इंडिया। इसके बाद है चौथा, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, आंदोलन। इसरोज बिगेस्ट मूव इनटू स्पेस एक्सप्लोरेशन एज चंद्रयान मिशन 3। इसके बाद इमर्जिंग इंडिया मिलिटरीली, सामरिक रूप से उभरता हुआ भारत। इसके बाद डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में आपको बताना है, 3 मिनट का ओरेशन देना है। इसके बाद जेंडर इक्वलिटी है, लिंग समानता किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाएगी प्रगतिशील समाज के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग ये सातों के सातों टॉपिक्स के बारे में जानकारी रखते होंगे। अब आपको रियल टाइम में एक शीर्षक को चुनना है, और उस शीर्षक पर आपको 3 मिनट तक अपनी वक्तित्व दक्षता को जाहिर करना है। अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास आप लोगों को करना है। तो चलते हैं हम लोग। मीना जी, आशा करते हैं कि आप एक शीर्षक को चुन लिए होंगे, और शीर्षक इसमें से पहला जो शीर्षक है वो बहुत पहले से ही निर्धारित कर दिए जा चुके थे। तो आशा करते हैं कि पहला शीर्षक आप ले सकते हैं, चुन सकते हैं। बाकी अन्य भी जो शीर्षक है आसान ही है। जिनको मंच छोड़ना है वो मंच छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो सिंसियर नहीं है वो प्लीज अभी ही छोड़ दे, क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो फिर दूसरी बार मैं उनको परमिशन नहीं दूंगा। ठीक है, दूसरी बार मैं उनको जुड़ने का परमिशन नहीं दूंगा। धन्यवाद। तो मीना जी, आप हाँ, आप अपना ओरेशन प्रारंभ करिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है सर, मैं शुरू हाँ, करती हूँ। शुरू करिए। सभी को नमस्कार। मैंने विषय चुना है जेंडर, लिंग समानता, एम्पावरिंग वुमेन फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। एक सशक्त भारत के लिए, एक सशक्त समाज के लिए महिलाओं का सशक्त होना।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ यत्र नारस्तु पूज्यन्ते तत्र नमन्ते देवता का अनुसरण किया जाता है। नारियों को देवता के समान उनकी पूजा की जाती है। यदि हम वैदिक काल से देखें तब भी भारत में जेंडर समानता या जो लिंग समानता है वो तब से विद्यमान है, और हमें आज भी मैत्रेयी जैसे जो उदाहरण है वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। उस समय भी राजाओं को और कोई भी पुरुष बिना अपनी पत्नी के किसी भी तरीके अनुष्ठानिक कार्यों को नहीं कर सकता था। बिना धर्म पत्नी के वो किसी भी तरीके के ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते थे। तो उन महिलाओं की जो समानता थी वो घर से लेकर समाज तक दोनों ही क्षेत्रों में उनको वो समानता मिली हुई थी। यदि हम वैदिक काल के बाद दूसरे काल को देखें, जब मध्यकाल आता है, तब जरूर महिलाओं को पर्दा प्रथा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा, या वही यही वो समय था जब स्त्री को एक स्त्री ना मानकर उसको सामान्य वस्तु माना गया, जब उसको एक एक राज्य को जीतने के लिए किसी स्त्री को जीतना जरूरी समझा गया। ये वो समय था जब स्त्रियों को पर्दा प्रथा से लेकर के और वस्तु समान उनको समझा गया। लेकिन जब हम आधुनिक भारत में देखते हैं, हम आज के भारत को देखते हैं, ऐसे समय में जहां अब स्त्री सिर्फ घर ही नहीं बल्कि विमान से लेकर के रेलगाड़ी और रेलगाड़ी से लेकर के वह तमाम क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखा रही है। आज स्त्री केवल एक माँ या बहन या बेटी ही नहीं बल्कि देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और किसी सेना में सबसे उच्च पद पर वह हमें दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि स्त्रियों की समानता को लेकर के या उनकी सशक्तता को लेकर के किसी तरह के प्रयास नहीं किए गए। बेटी बचाओ जैसे जो उदाहरण है वो हमें ये दिखाते हैं वर्तमान समय में कि महिलाओं को लेकर के वर्तमान सरकारें भी किस तरह से चिंतित है, और वे महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव उसको खत्म करने के लिए भी अपने अथक प्रयास कर रही है। परंतु दुखद यह है, जब हम समानता की बात करते हैं तो आज भी हमारी जो व्यवस्था है, जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, वो तो बहुत ही सुदृढ़ और समानता के रूप में बनाएगी, लेकिन उसके व्यवहारिक रूपों में असमानता आने लगी। यह बात बिल्कुल उसी तरीके से कि हमारे संविधान में हमें दी गई बहुत से मौलिक अधिकार हैं और हमारे कर्तव्य हैं, लेकिन उनको मानते कितने लोग हैं और उनको अनुसरण कितने लोग करते हैं, यह बात जरूरी समझना हो जाता है कि एक कागज की बात है और एक व्यवहार की बात है। इसी तरीके की जेंडर समानता है, लेकिन जेंडर समानता को अगर हम इस समानता को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शुरुआत अपने घर से करनी होगी। घर में जेंडर समानता को लाना होगा और ऐसे विषयों को भी हमें बदलना होगा जहां सिर्फ और सिर्फ हम महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि महिला बिना पुरुष के अधूरी है। जब तक हम पुरुष को सशक्त नहीं करेंगे तब तक महिला भी सशक्त नहीं हो सकती है। ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इसलिए हम उन दोनों को समानता पर लाना होगा और उस दृष्टि को देखना होगा। तब जरूर यह भारत जेंडर समानता में अपनी उस चीज को प्राप्त कर पाएगा और ये भारत एक सशक्त और समृद्ध और अमृत काल की बेला को प्राप्त कर पाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। आदरणीय नायक मंडली, नमस्कार। मैं कुमारी प्रियंका आज भारत ने अपने आप को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विकसित किया है के ऊपर वक्तृता देने जा रही हूँ। लोकतांत्रिक देश का अर्थ होता है एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर लोगों को अपने सरकार चुनने का पूरा अधिकार दिया जाता है। हम सभी को पता है अब्राहम लिंकन का एक सुप्रसिद्ध वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुना गया सरकार है। और इस वक्तव्य के अर्थ को भारत ने बखूबी यहाँ पर सराहा है। 1947 में आजादी के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश बना। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां और जनसंख्या के आधार पर पहला राष्ट्र है, और कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि आज ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत में लोकतांत्रिक का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को वोट का अधिकार देने का नहीं है। भारत सरकार और भारत अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में लिंग भेद, सामाजिक आर्थिक समानता, गरीबी, निरक्षरता जैसे विषयों को भी दूर करने के लिए कार्यरत है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों से थोड़ा सा अलग है और ये अपने कुछ सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। इनके 5 सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है संप्रभु। संप्रभु कहने का अर्थ होता है कि ये किसी भी विदेशी नियंत्रण से
नियंत्रण के अधिकार से दूर है। दूसरा है आपका समाजवादी, मतलब कि भारत अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता देकर रखी हुई है। धर्मनिरपेक्षता, यहाँ लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। गणराज्य, मतलब कि मतलब यहाँ का जो मुख्य राष्ट्र का कोई भी राजा या रानी नहीं है। और उसके बाद से है लोकतांत्रिकता, मतलब कि यहाँ पर सरकार लोगों द्वारा ही चुना जाता है। भारत में भारत की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली भी अन्य राष्ट्रों से थोड़ा सा अलग है, जो इसे विश्व में एक अलग ही पहचान बनवाती है। इसका एक अलग ही पहचान बनाती है। यहाँ पर 18 वर्ष के उपरांत लोगों को वोट का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। भारत का संविधान यहाँ पर यहाँ के लोग, किसी भी प्रकार के लोगों को धर्म, जाति, जन्म स्थान, शिक्षा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। यहाँ पर कुछ पार्टियां हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम जनता पार्टी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ती है। अब कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि राज्य विधायिका के लिए चुनाव लड़ती है। भारत सरकार लोगों को अधिक से अधिक चुनावों में हिस्सेदारी होकर एक अच्छी सरकार चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत की लोकतंत्र व्यवस्था में जिस प्रकार से मीडिया को आजादी दी गई है, या फिर यहाँ के लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, या यहाँ पर जो 6 प्रकार के मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, ये कुछ राष्ट्र जैसे कि रसिया हुआ या फिर उत्तर कोरिया हुआ, इन सभी से हटकर है। ये सभी राष्ट्र जो है, जैसे कि रसिया बोले या फिर नॉर्थ कोरिया बोले हम लोग, ये सभी राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र की सूची में तो आते हैं, लेकिन बस वहां पर लोकतंत्र जो है बस नाम भर का रह चुका है। वहां पर लोकतंत्र जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन भारत में जिस प्रकार की आजादी दी गई है, इन सभी विशेषताओं के कारण ये विश्व में एक अलग ही पहचान रखती है। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत सरकार को अभी भी कुछ कार्य की आवश्यकता है। जैसे कि भारत में अंतिम छोर तक निरक्षरता, गरीबी के क्षेत्र में भारत सरकार को काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके कार्य का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि वो अपने कार्य अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लोकसभा और उसके बाद से विधानसभा में भी हमें एक मजबूत विपक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे विपक्ष मजबूत होंगे तो हमारा जो सक्रिय सरकार है वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाएंगे। अंततः मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हालांकि भारत के लोकतंत्र विश्व में पहला स्थान प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ का जो भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक विभिन्नता है, ये भारत के लोकतंत्र के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। आवश्यकता है कि इस प्रकार के विभाजक प्रवृत्तियों को दूर किया जाए, तभी जाकर महात्मा गांधी का सर्वोच्च जो विकास का सपना था उसे पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अंकित जी, अंकित हाँ आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है। सभी को नमस्कार। आज मैं अंकित इस विषय कि भारत ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर लिया है पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे संविधान की उद्देशिका में ही लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु भारत के समस्त नागरिकों को आत्मार्पित करते हैं। यह विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र इस श्रेणी में भी है क्योंकि यह सब लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत, जो कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर किया गया शासन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यदि जनसंख्या की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक हो चुकी है। तो चूंकि यह सब विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या को शासित करने वाला तंत्र है, तो इस परिप्रेक्ष्य में भी यह सबसे बड़ा लोकतंत्र साबित होता है। यदि हम इसके लोकतंत्र के तत्वों की बात करें तो उद्देशिका से हम देख सकते हैं कि जैसा पहला संप्रभु, तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि इसके अंतर्गत नाना प्रकार के विविध सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति वाले राज्य आते हैं, परंतु वो संघीय ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं।
यदि बात की जाए इसकी सामाजिकता की, तो समाजवादी में हम देखें कि सरकार का जो केंद्रीय लक्ष्य है वो एक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर चलता है, जिसमें समाज का भला सर्वोपरि रहता है। इसके लिए भारत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि, जिनकी केंद्रीय धुरी में कहीं ना कहीं समाज रहता है। वहीं यदि बात की जाए भारत की धर्मनिरपेक्षता की, तो विश्व में हमें और भी देश मिलेंगे जो धर्मनिरपेक्ष हैं, परंतु भारत जैसा कोई नहीं। जैसे उदाहरण के लिए फ्रांस में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, परंतु वहां सार्वजनिक स्थानों पर मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वहां धर्म को एक राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक खतरा माना जाता है। परंतु भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में हुई जगन्नाथपुरी की यात्रा या हज यात्रा आदि इसका जीवंत उदाहरण है। वहीं यदि बात की जाए भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य होने की, तो भारत में स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा के चुनाव तक, राष्ट्रपति के चुनाव तक, सभी में एक प्रकार का चुनाव होता है जो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा किया जाता है। और इस बात की भी खासा ख्याल रखा जाता है कि समाज के हाशिए के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वे महिला हो दलित हो, उन्हें एक उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि 73वें और 74वें संशोधन में महिलाओं को स्थानीय निकाय में 33% आरक्षण दिया गया, और यह पार्य लोकसभा में लाने के लिए भी विचारित है। इसीलिए अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि रुचिका काम्बोज जी ने भी अभी जो यूएन में भारत की प्रतिनिधि है, उन्होंने विश्व के तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए कहा कि भारत को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है, क्योंकि भारत आदिकाल से एक लोकतंत्र रहा है। और यहाँ पर एक विंस्टन चर्चिल का मुझे कथन याद आ रहा है कि लोकतंत्र समाज विश्व भर में व्याप्त तमाम संकुचित अर्थव्यवस्था शासन व्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। धन्यवाद। शिवानी। 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 हाँ जी। मनु जी इसके बाद तैयार रहेंगे, इसके बाद अमित जी। सभी को सुप्रभात। आज का मेरा विषय भारत का यूएस दौरा, भविष्य के लिए एक नए द्वार खोलने की ओर पर मैं बोलने वाली। हाल ही में अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूएस के दौरे पर गए, जहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया। यह एक छोटी घटना नहीं थी, क्योंकि ऐसा सिर्फ दो ही देशों के साथ हुआ है, जो कि फ्रांस और दक्षिण कोरिया, जिन्हें विशेष रूप से निजी तौर पर आमंत्रित किया गया है। और उन्होंने सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, लेकिन एक तरह से भारत के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। अब इसके कुछ मनोवैज्ञानिक और कुछ राजनीतिक विशेषताएं हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए। कैसे ये भारत की भविष्य के लिए बहुत अच्छी चित्र को उकेरता है। हम जानते हैं कि इस समय विश्व एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण समय से गुजर रहा है, जहाँ विश्व की कोई एक शक्ति उभरती नहीं दिखती है। यूएस जो बीते कुछ दशकों तक विश्व की महाशक्ति बन के रहा, उसके लिए बहुत सारे प्रतिद्वंदी खड़े हो चुके हैं, चाहे फिर वो रशिया हो या फिर चाइना या फिर अन्य उभरती आर्थिक शक्ति। ऐसे समय में हमें दिखता है कि भारत भी अपना प्रतिनिधित्व और अपनी मौजूदगी पेश कर रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की राह पे आगे बढ़ रहा है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी योग दिवस पर भी आयोजित योग सम्मेलन में दिखता है, जहाँ यूएन हेडक्वार्टर में ही नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ये दिखाता है कि योग, जो कि भारत की संस्कृति भी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक पटल पर वह भारत की जनसंख्या और सांस्कृतिक शक्ति को पेश करता है। वह ये दिखाता है कि भारत कितना शक्तिशाली है और उसकी विश्व गुरु बनने की क्षमता की पुष्टि करता है और उसकी पात्रता की पुष्टि करता है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वह ये है कि प्रधानमंत्री ने अपना दौरा
भारत के प्रवासियों से जो यूएस में रहते हैं उनसे सिलिकॉन वैली में लेकर खत्म किया। यह दिखाता है कि भारत की जनसंख्या और पढ़ी लिखी जनता की वजह से ही यूएस जो कि आर्थिक महाशक्ति है उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। भारत के लोग कहीं से भी पीछे और पिछड़े हुए नहीं हैं। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मजाक मजाक में एक कथन भी दिया कि भारत के लोग हर चीज में अच्छे हैं, सिर्फ पैसे में भी नहीं। यानी कि हम सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने में या काम करने में या सेवा देने में ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि और भी पहलुओं में अच्छे हैं और भी स्तरों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो यह हमारे देश के और हमारे लोगों की आत्मनिर्भरता की भी पुष्टि करता है और शक्ति भी दर्शाता है। तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वह ये है कि चाइना इस समय हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। तो चीन की इस शक्ति से निपटने के लिए हमें आर्थिक स्तर पर भी खुद को मजबूत करना पड़ेगा और सैन्य स्तर पर भी। यूएस इसका बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। हम यूएस की मदद से हम उद्योग स्तर पर भी बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर हम विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मनु जी। सुप्रभात। मेरा आज का विषय है भारत ने स्वयं को लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती में थी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तो बेजमा हमारा। भारत का लोकतंत्र आज वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया गया। यह केवल कुछ वर्षों का परिणाम नहीं, बल्कि 75 वर्षों का कठिन तपस्या का परिणाम। आज भारत 75 वर्षों से स्वयं को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में पहचान बना पाया है। इसके पहले भारत ने सदियों स्वतंत्रता की बेड़ियों में खुद को जकड़ा हुआ पाया था। कई तरह के खून रक्तपात के बाद भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वयं को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया। लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता का शासन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। अमेरिका जैसे देश जिसे सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, वहां भी अफ्रीकी अमेरिकी और महिलाओं को वोट के अधिकार के लिए दशकों कठिन तपस्या करनी पड़ी। परंतु भारत, जो कि शुरू से महिलाओं और सबों को समानता का अधिकार प्राप्त कराता है, सबों को समान रूप से वोट का अधिकार दिलाता है। भारत में विविधता इसकी खूबसूरती है। भारत ने बहुत कम समय में स्वयं को बहुत ही विकसित किया है। विकासशील देश के रूप में भारत का निर्वाचन आयोग न केवल हमारे देश में निर्वाचन करवाता है, बल्कि यह अलग अलग देशों में भी चुनाव का और निर्वाचन करवाता है। भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भारत सर्वत्र एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में भरकर सामने आया है। आज आजादी के 75 वर्ष के बाद हम लोकतंत्र को एक नया पहचान दे रहे हैं। लोकतंत्र में मुख्य रूप से 5 शब्द सन्निहित हैं, जो भारत की प्रस्तावना में भी आते हैं: संप्रभुता, समाजवादिता, लोकतांत्रिकता, गणराज्य इत्यादि। संप्रभुता का अर्थ है भारत ने स्वयं को और विदेशी शासकों के अवरोध से मुक्त रखा है। समाजवादिता का अर्थ है भारत ने संपूर्ण समाज को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। गणराज्य का अर्थ है यहाँ किसी भी तरह का राजा या रानी का शासन नहीं होता, परंतु यहाँ चुनाव द्वारा लोकतंत्र में एक अपना लीडर चुना जाता है और वह जनता का बात सबके समक्ष रखता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इस लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जिसमें समन्वय भारत को मजबूत करता है। हालांकि भारत में लोकतंत्र के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं, जैसे गरीबी, असाक्षरता, अराजकता, निष्पक्ष चुनाव इत्यादि। परंतु भारत स्वयं को इन सारी चुनौतियों से उबारते हुए और विकसित राष्ट्र के रूप में और विश्व गुरु के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकता है। भारत एक बहुत ही क्षमता का धनी है और यह युवा भारत अब
यथार्थवादिता का पालन करता है। धन्यवाद। अमित। अमित जी है ना? सौम्य। नमस्कार आज सभी को। मेरा आज का विषय है भारत ने स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। जब जब लोकतंत्र शब्द का जहन में आता है, भारत का नाम सर्वोच्च कहलाता है। 5 लोकतांत्रिक सिद्धांतों के जरिए संप्रभु, समाजवादी, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा गणतंत्र, ये सब मिलके भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में उभारता है। सच ही तो है। आखिर लोकतंत्र है क्या? अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की महत्व व शक्ति को दर्शाते हुए कहा गया था कि लोकतंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा चयनित शासन कहलाता है। इसमें लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार है और न केवल चुनने का अधिकार है, बल्कि वे अपनी सरकार खुद निर्णय ले सकते हैं। भारत में अलग अलग धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। इन सभी चीजों से ऊपर उठ के लोगों में एक निष्ठा दिखती है। भारत में लोकतंत्र होने से भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसके जरिए वे अपने शासन या अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र का अर्थ केवल लोगों को ना वोटिंग का या मतदान का अधिकार से निश्चित नहीं है, अपितु यहाँ भारत में आर्थिक समानता व सामाजिक समानता भी स्थापित करता है। और यदि मैं बात करूं, भारत औपनिवेशिक काल से 1947 में आजादी के बाद से लोकतंत्र स्थापित कर चुका है। यहाँ मुगलों से लेकर मौर्यों तक भारत में शासन किया है। इन सभी की बेड़ियों से मुक्त होकर यदि भारत में लोगों को वोटिंग का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, इसके साथ साथ लोग अपने वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, सरकार से किसी भी चीज के लिए अपना सवाल खड़ा कर सकते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि भारत निस्संदेह एक लोकतांत्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश उभर कर आया है। भारत देश में एक संविधान में हमारे कहा गया है, हम भारत के लोग। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि हम एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कोई भी एकल कार्य नहीं करता। यहाँ भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां तथा कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं, जो समय समय पर विधानसभाओं में चुनाव लड़ते हैं। भारत हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा और विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता वाला देश है, जहाँ इसकी लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। हालांकि कुछ ऐसे अभी भी क्षेत्र रह गए हैं जिसपे कार्य करना बाकी है, जैसे अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक भेदभाव। यदि हम भारतीय होकर या हमारी सरकार इनके प्रति कुछ कदम उठाए तो निस्संदेह भारत जहाँ पर भी स्थिति के पीछे रह रहा है उससे आगे बढ़ सकता है। और चुनावी प्रणाली या सुचारू रूप से लोकतंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इन मुद्दों पर न केवल सरकार बल्कि हम एक नागरिक होते हुए भी उस पर हमें अपनी कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद। विनोद। सुप्रभात, मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरा आज का शीर्षक है सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने अपने आप को स्थापित किया है। इस विषय में भारत विश्व के सबसे बड़े जीवंत लोकतंत्र के रूप में अपने आप को उभारा है। भारत में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लोकतंत्र माननीय अब्राहम लिंकन जी के शब्दों में कहा जाए तो जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा एक शासन व्यवस्था है। भारत ने लोकतंत्र को हम पुरातन काल में या महाजन पदों के समय में देख सकते हैं, जहां कई राजतंत्रों में लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए संवैधानिक, कानूनी रूप से और अपनी नीतियों के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारत में हर एक धर्म और हर जाति के लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त किए गए हैं। वहीं भारत में संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से अनुच्छेद 25 से 28 के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। भारत में अल्पसंख्यकों, महिलाओं,
बच्चों, वृद्धों और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उत्थान के लिए विशेष प्रावधानों का भी व्यवस्था की गई है। भारत में क्षेत्रीय पार्टियों के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों के आकांक्षाओं को नीतियों के रूप में एक महत्वपूर्ण जगह मिल पाई है। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम स्थापित करके भारतीय नागरिकों को सरकारी तंत्रों की विशेष सूचनाओं तक पहुंच बनाई है। भारत में सरकारी तंत्रों में सुशासन से लेकर ई गवर्नेंस तक के क्रम को तक नए कदमों में नए आयामों को छुआ है। भारत ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनहित याचिका और संविधान का प्रगतिशील व्याख्या द्वारा तथा एक आधारभूत ढांचा जैसी संरचना द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। भारत में मीडिया की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे ठोस विषय पर अहम प्रावधान किए गए हैं। भारत में लोकतंत्र को मजबूत और सहभागिता युक्त बनाने के लिए इसको पारदर्शी, सभी की सहभागिता तथा इसको ज्यादा जवाबदेही बनाने की दिशा में विशेष कदम उठाए गए हैं। भारत ने लोकतंत्र को आधारभूत लेवल तक ले जाने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम व्यवस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने में बहुत अहम कदम उठाए हैं। भारत में लोकतंत्र के मजबूत करने के साथ साथ भारत में लोकतंत्र के सामने विशेष चुनौतियां भी हैं, जैसे पार्टियों में वंशवाद की व्यवस्था है, राजनीति का अपराधीकरण है, भ्रष्टाचार है और लैंगिक असमानता है और आंतरिक हिंसा जैसी प्रावधान है। भारत में न्यायिक प्रक्रिया में देरी एक अहम विषय है, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को न्याय मिलने में देरी हो सकती है। भारत सरकार द्वारा विशेष प्रावधानों के माध्यम से भारत में गरीबी, सभी को समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और न्याय को पहुंचाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। भारत नए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्व को नई दिशा दिखाने में अग्रसर है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। आरोही। 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 आवाज आ रही है? आ रही है। मैं स्टार्ट करूं? हाँ जरूर। नमस्कार। आज का विषय है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र। 2000 साल पहले लोकतंत्र का जन्म भले ही यूरोप में हुआ, परंतु वर्तमान समय में लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर भारत में। यह कथन मेरा नहीं है, बल्कि यूरोपीय कमीशन की अध्यक्षा का है। हालांकि उनके इस कथन में मैं थोड़ा सुधार करना चाहूँ। लोकतंत्र की सबसे बृहद कर्म भूमि भारत नहीं है, बल्कि उसकी जन्मभूमि भी भारत है। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कथनानुसार भारत लोकतंत्र की जननी है। तो वैदिक काल से ही सभा एवं समितियों के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती थी एवं वहीं से ही लोकतंत्र का बीज भारतीय भूमि पर पड़ा। पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया, जन भागीदारी, सर्वोच्च जन भागीदारी, समान नागरिक अधिकार इत्यादि ऐसे मूल्य हैं जिन पर भारतीय लोकतंत्र आधारित है। आज विश्व में 140 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत देश न सिर्फ विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश है, बल्कि सबसे युवा जनसंख्या वाला देश भी है। विश्व में सबसे ज्यादा निर्वाचित व्यक्ति भारत में। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा लोकतंत्र को जन जन तक, गांव गांव तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाया गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलकर आज भारत कृषि, विज्ञान, सैन्य शक्ति, सेवा क्षेत्र इत्यादि में अग्रसर है और यह अग्रसरता न सिर्फ विश्व में बल्कि विकासशील देशों में भी सर्वश्रेष्ठ है।
भारतीय लोकतंत्र विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों से किस प्रकार भिन्न है? भारतीय लोकतंत्र न सिर्फ सुशासन पर बल्कि मानव मूल्यों पर, वैश्विक कल्याण पर, विश्व शांति पर, सर्वे भवन्तु सुखिनः उन मूल्यों पर आत्मसात करके चलता है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए इसमें कोई आशंका नहीं लगती कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमृत काल में भारतीय लोकतंत्र के लिए हो रही चहुं ओर प्रशंसा से हमें और बल मिलता है कि हम इस दिशा में अग्रसर हों और भारतीय लोकतंत्र को और ज्यादा सुदृढ़ बनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और किन्हीं को कुछ बोलना है और कोई भाग लेना चाहते हैं? हम लोग अंग्रेजी का राउंड शुरू करने वाले हैं। तो अमित जी, हाँ बोलिए बोलिए। आप बीच में कहीं चले गए थे, अपना कैमरा ऑन करिएगा। अमित जी। माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए अमित जी। सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं अमित जहांगीर भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में के विषय के रूप में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। भारत, जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, 33 करोड़ सिंह हित सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका इतिहास आज का नहीं है। इसका इतिहास अगर हम देखें तो लगभग 2000 वर्ष से भी पुराना है। विश्व में अनेक देश जब आजाद हो रहे थे तब उनमें भारत भी शामिल था, लेकिन भारत को गुलामी की जंजीरों में कैसे शामिल हुआ, इसके हमें विवेचन करना होगा। भारत जो कि अपनी सांस्कृतिक आर्थिक रूप से समृद्ध परंपरा का धनी रहा है और विश्व गुरु के रूप में भी जाना जाता रहा है, लेकिन भारत के गुलामी के पीछे विश्व के आक्रांताओं का हाथ था, जिन्होंने भारत को गुलामी की जंजीरों में घसीट कर रखा। लेकिन फिर भी हम वेद पुराणों इत्यादि के माध्यम से आज भारत की समृद्धशाली गौरव परंपरा के बारे में जान सकते हैं, जो हमें ये बताती है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत रहा है। लोकतंत्र का मतलब यानी कि जनता का शासन, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप में अर्थ लिया जाए तो हम देखेंगे और पाएंगे कि लोकतंत्र कहीं भरवे आयाम रूपों में सामने उभर कर आता है। इसका वास्तविक अर्थ में सभी को समाजवादी रूप में उनकी भौतिक सुविधा प्रदान करना, उनके सभी संसाधनों के रूप में उनको सुलभता कराना, इस तरह की परंपराओं का उल्लेख मिलता है, जो कि अशोक और इनके शासन काल में हम भली भांति देख सकते हैं। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारी सरकार है, उन्होंने बहुत सारी समाजवादी योजनाएं लागू कर रखी है, जिससे अन्य एक गरीब से गरीब व्यक्ति को लेकर के एक अमीर से अमीर व्यक्ति को वही आसानी से चीजें सुलभ हो सकती है। इससे हम जान सकते हैं कि एक लोकतंत्र के रूप में हमारा भारत कितना आगे है। एक दूसरी बात की जाए तो विश्व में बहुत सारे लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि चाइना, यूएसए, लेकिन इन सबसे बढ़कर हमारा लोकतंत्र क्यों भिन्न है, इस बारे में हमें अगर चर्चा की जाए तो बहुत हम अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या के कारण यह लोकतंत्र सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र है अपने समावेशी विकास के लिए, अपने सुलभता के लिए और सभी की आर्थिक उन्नति के लिए। और भारत की इस प्रगति के सहयोग के रूप में हम आगे की ओर और अग्रसर होते जा रहे हैं। अंत में मैं दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियों
को कहना चाहूंगा, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, मगर कहीं भी आग जलनी चाहिए। जो लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त पंक्तियां हैं और आज भी जुमलों की तरह दोहराई जाती। धन्यवाद।